हजार साल पहले कुछ लोग धरती छोड़कर अंतरिक्ष में चले गए और उन्होंने लीग ऑफ फ्री वर्ल्डर्स नाम की एक यूनियन बना ली। उन्होंने कई ग्रहों पर अपने कॉलोनी बसाए। उन्हीं में से एक ग्रह था XT59 जो खतरनाक दलदलों से भरा हुआ था, लेकिन इंसानों ने वहां भी एक शहर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस शहर में सब कुछ सख्त कंट्रोल सिस्टम के तहत चलता है। लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। हर बातचीत पर नजर रखी जाती है, यहाँ तक कि किसे शादी करनी है, कौन सी नौकरी करनी है, ये भी सिस्टम तय करता है। क्रिस्टी को जो नौकरी मिली थी वो उससे बिल्कुल पसंद नहीं थी और जिसे उसका पति बनाया गया था उससे तो उसे और भी नफरत थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो इस सिस्टम से बाहर निकलेगी और वो शहर से भाग गई। लेकिन भागते ही पकड़ ली गई। उसे और बाकी 8 कैदियों को एक सख्त जेल में लाया गया। वहां दीवार के सामने खड़ा किया गया ताकि उन्हें स्कैन किया जा सके। स्कैन के दौरान एक 10वां कैदी भी लाया गया। उसका सिर एक कपड़े से ढका हुआ था। तभी जेल का कैप्टन आता है और सभी को उनकी सजा सुनाता है। उन्हें शहर के बाहर छोड़ दिया जाता है। अगर वे 300 किलोमीटर पूर्व की दिशा में सफर कर पाए तो उन्हें आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस मिल सकते हैं, जहां माफी और आजादी मिल सकती है। सभी कैदी को एक खुले मैदान में लाया गया। वो आदमी जिसका सिर ढका था उसका कपड़ा हटाया गया और वो निकला। अरविंद जाने से पहले गार्ड एक सप्लाई बॉक्स छोड़ जाते हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और एक भयानक जीव बाहर आता है। उसकी शाखाओं जैसी बॉडी हिलती रहती है और फिर वह गायब हो जाता है। अरविंद कहता है ये एक 100 वाट नाम का जीव है जो जमीन में हलचल से हमला करता है। फिर अरविंद सप्लाई बॉक्स खोलता है। बाकी कैदी उसे लूटने दौड़ते हैं, लेकिन अरविंद सिर्फ एक चाकू उठाता है और क्रिस्टी से कहता है जो तुमने उठाया है वो सब फालतू है। उसी वक्त एक कैदी उस बॉक्स बंद कर देता है और कहता है तुम सब दलदल में जिंदा नहीं रह सकते, मुझे फॉलो करो। लेकिन अरविंद और क्रिस्टी मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस पर यकीन है। अरविंद युस्त से अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन युस्त मना कर देता है और अरविंद फिर कैम्प को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर हिस्सा नहीं मिला तो वो उसे मार देगा। युस्त के पास कोई चारा नहीं बचता क्योंकि अगर आपस में झगड़ा हुआ तो गार्ड्स गोली मार देंगे। वो अरविंद को कुछ खाना और औजार देने का फैसला करता है, लेकिन अरविंद सिर्फ बॉक्स मांगता है जिसमें सामान रखा था। क्रिस्टी चाहती थी कि मारिया भी उनके साथ चले, लेकिन अरविंद साफ मना कर देता है। फिर वो समझता है सिर्फ 2 लोग की टीम ही सर्वाइवल के लिए सबसे सही होती है। क्रिस्टी को शक होता है कि अरविंद पहले से ये सब सोच कर आया है। अरविंद एक रस्सी से उस डिब्बे को अपनी कमर से बांध लेता है और उसे घसीटते हुए क्रिस्टी के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ घंटे बाद लैला उनके पास आती है और साथ चलने की बात कहती है। वो वादा करती है कि अपना सामान भी शेयर करेगी। अरविंद सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। अरविंद और क्रिस्टी चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। गोलियां रुक जाती हैं, लेकिन लैला को एक भी गोली नहीं लगती, जिससे अरविंद समझ जाता है कि निशाना उसी पर था। अरविंद लैला से कहता है तुम्हारी वजह से हम पर हमला हुआ, तुम चली जाओ। लैला गुस्से में लौट जाती है। फिर अरविंद और क्रिस्टी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। वो डिब्बे को अपने पीछे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वे मैग्नेटिक रीजन पार करते हैं अरविंद खड़ा हो जाता है क्योंकि अब वहाँ कोई फायरिंग नहीं कर सकता। वो चट्टान के पीछे छिप जाता है और सामने वाले ग्रुप पर नजर रखने लगता है। क्रिस्टी पूछती है क्या आइलैंड सच में है? अरविंद बस इतना कहता है मुझ पर भरोसा रख। वो बताता है कि उसे इस इलाके की अच्छी जानकारी है, लेकिन क्रिस्टी को शक होता है क्योंकि अरविंद ने पहले कभी इन दलदलों में सफर नहीं किया था। इस बीच शहर में कैप्टन प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। प्रेसिडेंट नाराज है क्योंकि अरविंद को मारने में वो नाकाम रहे। उधर में अरविंद और क्रिस्टी एक जगह रुकते हैं। अभी अचानक जमीन से बिजली जैसे चमकती हुई एक टेंटिकल निकलती है और क्रिस्टी पर हमला करने लगती है। अरविंद फौरन छलांग लगाकर अपने शॉट से उस टेंटिकल को पकड़ लेता है, लेकिन टेंटिकल उसकी छाती में पूरी तरह घुस जाती है। क्रिस्टी तुरंत चाकू उठाती है और उस टेंटिकल को नीचे से काट देती है। जैसे ही कट लगता है वो डरावना जीव मिट्टी में गायब हो जाता है। आदमी कटी हुई टेंटिकल को अपने पास हथियार की तरह रख लेता है। क्रिस्टी उसके घाव को साफ करती है। तभी युस्त और उसका ग्रुप वहां पहुंचता है
और बॉक्स चुराने की कोशिश करता है। अरविंद वही कटी हुई टेंटिकल को कोड़े की तरह घुमाकर युस्त को पीछे हटने पर मजबूर करता है। डर के मारे युस्त का ग्रुप वापस चला जाता है और अरविंद व क्रिस्टी फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद अरविंद देखता है कि युस्त का ग्रुप अब भी उनका पीछा कर रहा है। क्रिस्टी पूछती है, अगर युस्त को आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस पर यकीन नहीं तो वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है? अरविंद बताता है, शायद वो रतन बैंक जाना चाहता है, एक पुराना जेल जैसा इलाका जहां समझ से निकाले गए लोग रहते हैं। तभी जमीन फिर से हिलने लगती है और वही 100 वाट जीव बाहर निकलता है। अरविंद तुरंत क्रिस्टी को जमीन पर लेटने और बिल्कुल न हिलने को कहता है। दूसरी ओर युस्त का ग्रुप चलता ही रहता है जिससे जमीन में हलचल होती है और 100 वाट उन पर हमला कर देता है। युस्त चिल्लाकर सबको रुकने को कहता है लेकिन देर हो चुकी होती है। 100 वाट जमीन फाड़कर बाहर निकलता है और शाखाओं से हमला करता है। ज्यादातर लोग बच जाते हैं लेकिन मारिया और जो उसकी पकड़ में आ जाते हैं, जो फुर्ती से चाकू निकालकर मारिया और खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन जीव फिर से खुद को जोड़ लेता है और फिर खतरनाक आकृति में बदल जाता है। युस्त सबको शांत रहने को कहता है लेकिन केमी डर के मारे भागने लगता है। जमीन से निकली शाखा उसका पैर पकड़ती है और उसे खींचकर दलदल में ले जाती है। उधर शहर में प्रेसिडेंट कैप्टन को आदेश देता है, अरविंद को जिंदा पकड़कर लाओ वरना सब कैदी बना दिए जाओगे। दूसरी तरफ जब अरविंद और क्रिस्टी आराम कर रहे होते हैं तभी क्रिस्टी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि एक बादल जैसी बड़ी चीज जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी तरफ तेजी से आ रही है। वो डर कर भागती है लेकिन अरविंद उसे खींचकर सप्लाई बॉक्स के अंदर ले जाता है। सारे जीव बॉक्स के ऊपर से गुजर जाते हैं लेकिन बॉक्स इतना मजबूत होता है कि टूटता नहीं। जब सब शांत होता है तो दोनों बाहर निकलते हैं और बिना डिब्बे के सफर जारी रखते हैं। अब अरविंद और क्रिस्टी असली दलदली इलाके में पहुंच चुके थे। वे लंबी लकड़ी की छड़ियों से पहले जमीन को परखते और फिर सावधानी से कदम रखते ताकि दलदल में न फंसे। उधर युस्त का ग्रुप भी वहीं पहुंच चुका था। मारिया अब ठीक से चल नहीं पा रही। युस्त ने सभी को रुकने को कहा लेकिन लैला ने विरोध किया, अगर हम रुके तो अरविंद का पीछा नहीं कर पाएंगे। युस्त ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में आकर लैला ने रस्सी काट दी और अकेले निकल पड़ी। युस्त उसका पीछा करता है लेकिन वह खुद दलदल में गिर जाता है। लैला उसकी हालत पर हंसने लगती है और मदद की भीख मांगते युस्त को नजरअंदाज करती है जो उसे बचाना चाहता है लेकिन लैला उसे रोक देती है। वो कहती है, अरविंद को इस इलाके की पूरी जानकारी है, हमें उसी के पीछे जाना चाहिए। सब उसकी बात मान जाते हैं लेकिन यान वहीं रुककर युस्त की मदद करता है। रात को अरविंद और क्रिस्टी एक जगह बैठकर कैंप फायर कर रहे होते हैं। उधर शहर में कैप्टन को पता है कि सिस्टम में गड़बड़ी आने लगी है लेकिन उसे ठीक करने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसका कोड सिर्फ अरविंद को पता था। दूसरी तरफ लैला का ग्रुप दो लोगों को दिखता है। वो समझते हैं कि ये अरविंद और क्रिस्टी हैं लेकिन असल में वो दोनों पुराने नरभक्षी कैदी होते हैं। वो हमला करते हैं और मारिया को पकड़ लेते हैं। बाकी सब लोग भाग जाते हैं। दूर खड़ी क्रिस्टी मारिया की चीखें सुनती है और वापस जाना चाहती है लेकिन अरविंद उसे रोकता है। कुछ ही पल बाद मारिया की चीखें बंद हो जाती है। उसे पत्थर से मार दिया गया था। क्रिस्टी बैठ जाती है और सोचती है, इतनी भयानक सजा सोच भी कौन सकता है। तभी अरविंद बताता है, ये सजा मैंने ही बनाई थी। क्रिस्टी को गुस्सा आता है, तुम दरिंदे हो। अरविंद शांत होकर जवाब देता है, जब ये सजा बनाई गई तब किसी ने विरोध नहीं किया था, इसीलिए सभी उतने ही दोषी हैं। क्रिस्टी चुप हो जाती है और सफर जारी रखती है। उधर युस्त और यान लैला के ग्रुप से मिल जाते हैं। युस्त लैला का गला पकड़ता है और वो कबूल करती है, कैप्टन ने मुझे कहा था कि अगर मैं अरविंद को मार दूं तो मुझे आजादी मिल जाएगी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। लैला मौका पाकर भागती है लेकिन गिर पड़ती है। उसे पैरों में जमीन से निकले जाले जैसी धागे लिपट जाती हैं। कुछ सेकंड में वो पूरी तरह लपेट दी जाती है। ना हिल सकती है, ना सांस ले सकती है और उसकी मौत हो जाती है। कैप्टन को लैला की मौत की खबर मिलती है। अब वो मटियस को एक पुराना हथियार देता है जो दलदली इलाके में असरदार होता है।
कुछ देर बाद यान अरविंद और क्रिस्टी के पास आता है और कहता है कि उसने अपना ग्रुप छोड़ दिया है। अरविंद को उस पर भरोसा नहीं होता। तभी अचानक कोई अरविंद के सिर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो और क्रिस्टी 3 बचे हुए कैदियों के कब्जे में होते हैं। युस्त बताता है हम अब रटन बैंक के पास हैं, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक। अरविंद क्रिस्टी से कहता है तुम अकेले आगे बढ़ो, लेकिन क्रिस्टी इनकार करती है और उसे किस कर लेती है। युस्त अरविंद को उठाकर कंधे पर लाद लेता है और किसी ऑफिसर के सौदे की उम्मीद में निकल पड़ता है। इधर रटन बैंक में माटियस और 2 ऑफिसर पहुंच चुके हैं। वो छिपे हुए कैदियों को बेहोश करते हैं और पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। तभी एक कैदी उन पर हमला कर देता है और एक ऑफिसर मारा जाता है। फिर माटियस बाकी कैदियों पर फायरिंग करता है। उधर अकेला जो जंगल में भटक रहा होता है। तभी 100 वाट के कांटे उसे घेर लेते हैं। एक ऑफिसर बाहर आकर देखता है और वही जीव उसे भी पकड़कर जमीन में खींच ले जाता है। इस झगड़े में ऑफिसर की बंदूक गलती से चल जाती है और गोली जो को लग जाती है। अब युस्त और अरविंद एक गुप्त रास्ते से रटन बैंक में दाखिल होते हैं। युस्त अरविंद को छुपा देता है और खुद माटियस के पास सौदा करने पहुंचता है। माटियस अपनी बंदूक युस्त को देता है ताकि भरोसा बना रखे, लेकिन जैसे ही वो अरविंद को देखने जाता है वहाँ कोई नहीं होता। माटियस स्कैनर से अरविंद की लोकेशन चेक करता है, लेकिन युस्त को नहीं बताता। युस्त ढूंढने निकलता है। तभी माटियस उसे गोली मारने की कोशिश करता है। युस्त गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली होती है। माटियस उस पर 2 गोलियां चला देता है। फिर वहां पर्दा हटाता है, लेकिन वहां अरविंद नहीं, यान और क्रिस्टी होते हैं। माटियस यान को गोली मार देता है और क्रिस्टी को पकड़ लेता है। वो धमकी देता है अगर अरविंद बाहर नहीं आया तो मैं इसे मार दूंगा। उसी वक्त जो एक ऑफिसर की बंदूक लेकर चिपते हुए अंदर आया था अरविंद से मिलता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। अरविंद बाहर आता है और सरेंडर करने की शर्त करता है। पहले क्रिस्टी को छोड़ दो। माटियस मान जाता है और क्रिस्टी को छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो अरविंद को मारने वाला होता है पीछे से युस्त आकर माटियस के सिर में चाकू घोंप देता है। मरते वक्त माटियस की बंदूक चलती है और क्रिस्टी को लगती है, लेकिन वो असली गोली नहीं, सिर्फ बेहोशी की इंजेक्शन होती है। अरविंद युस्त का धन्यवाद करता है। युस्त बोलता है अब मैं और नहीं जीना चाहता। वो माटियस की जहर वाली कैप्सूल मांगता है और अरविंद उसे दे देता है। कुछ समय बाद अरविंद क्रिस्टी और जो समुंदर किनारे पहुंचते हैं। उन्हें कुछ टापू दिखाई देते हैं, लेकिन जो को लगता है कि सब खत्म हो गया। अरविंद गौर करता है कि टापू हिल रहे हैं, यानी वो असली नहीं हैं, बल्कि स्वयं कारपेट हैं। वे इंसानों का वजन झेल सकते हैं। 3 मिलकर एक को चुनते हैं और उसे डंडों से किनारे से दूर धकेलते हैं। उधर शहर में सिस्टम फेल होने लगता है और प्रेसिडेंट कैप्टन को दोषी ठहराता है। कैप्टन आखिरी कोशिश करता है और एक ऑफिसर को एयरक्राफ्ट से भेजता है। वो एयरक्राफ्ट अरविंद और क्रिस्टी के पास पहुंचता है, लेकिन सिस्टम फेल हो जाने से वो समुंदर में गिरकर डूब जाता है। अब अरविंद और क्रिस्टी को यकीन हो जाता है उनका प्लान काम कर गया, सिस्टम गिर गया है। वे खुशी से जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने एक विशाल झरना आ जाता है। अरविंद अपने साइंटिफिक दिमाग से एक काकून बनाता है और दोनों उसमें घुसकर सांस रोक लेते हैं। पानी उन्हें नीचे गिरा देता है। कई घंटे बाद वे एक नई जमीन पर पहुंचते हैं। वहां सब कुछ सुनसान होता है। अरविंद को याद आता है यहाँ एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है, लेकिन उसका पासवर्ड प्रेसिडेंट ने खुद सेट किया था और उसे आखिरी अंक याद नहीं था। बस 2 चांस थे। क्रिस्टी उसे याद दिलाती है वो आखिरी बात याद करो जो प्रेसिडेंट ने कोड डालने से पहले कही थी। अरविंद कंट्रोल पैनल पर जाता है। पहले एक गलत पासवर्ड डालता है ताकि सिस्टम टेस्ट हो सके, फिर सही कोड डालता है और पहाड़ की दीवार खुल जाती है। वे अंदर जाते हैं। वहाँ एक एयरक्राफ्ट तैयार मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सीट होती है। अरविंद कहता है तुम जाओ, लेकिन क्रिस्टी उसे चूमती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। दोनों एक ही सीट पर बैठकर उड़ जाते हैं। वे एक नए ग्रह पर पहुंच जाते हैं। ये शानदार मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें और चैनल पैंथर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।